हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी स्टेट के आपके डी फार्मेसी या बी फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं, तो आज कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 to 60 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो हाँ बच्चों, एक्सप्लेनेशन पे आप ज़रूर ध्यान दिया करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को ही ना देखें, सारी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, पूछ रहे हैं आपसे, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, एंटोइन वैन लिवोंकोय या एंटोइन लवोइसर? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, हिपोक्रेट्स को माना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। बट जैसे कि हमने कहा, आपको सारी ही चीज़ें हम बताएंगे, ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगर पूछा जाता है आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी, तो एरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर यह आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, एंटोइन वैन लिवेंको, ये क्या है? ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको सब कुछ याद रखना है। एंड आप लास्ट में देख रहे हैं एंटोइन लेवोइसर, ये क्या है? देखिए, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं। तो हमने सभी के बारे में, सारे ही लोगों के बारे में आपको बताया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय, हेल्थ को इसमें से किससे डिफाइन नहीं करते हैं? सोशल वेलबींग, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल वेलबींग या फिजिकल वेलबींग? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, जेनेटिक डिसऑर्डर का हमने इसमें आंसर देखा। अब देखिए, क्यों इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर बोला गया वो अभी देखते हैं। पहले देख लेते हैं, देखिए किस तरह से हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग से। देखिए, फिजिकली जो भी पर्सन है वो फिट होने चाहिए, अच्छी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ हमेशा अच्छे से मेंटेन रहे। मेंटल वेलबींग, पर्सन का माइंड हमेशा ही एक्टिव स्टेट में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा काम भी होना चाहिए। मेंटल वेलबींग भी डिफाइन करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। सोशल वेलबींग, देखिए सोशली रिलेशंस, हमारे जितने भी जान पहचान के लोग होते हैं उनसे हमारे सोशल रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, देखिए ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि चाइल्ड इनहेरिट करता है, लेके आता है अपने मम्मा पापा यानी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। उनके जीन्स में, पेरेंट के जीन्स में कुछ तरह के डिफेक्ट होते हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं बेबी के जीन्स में, और इसी तरह के कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेबी को देखे जाते हैं उन बच्चों में जिनकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो अगर हेल्थ की बात करें तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जो कि डिफाइन करते हैं हेल्थ को, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में? विलियम्स, हार्वे, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टेनर या रॉबर्ट ब्राउन? तो बच्चों आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विलियम हार्वे, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं साइंटिस्ट, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। अब देखिए, बाकी जितने भी साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, सबके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक, जिनका नाम आप देख रहे हैं, उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। कार्ल लैंडस्टेनर बहुत ही फेमस है, किस लिए? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने। एंड रॉबर्ट ब्राउन आप देख रहे हैं ऑप्शन में, तो इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेल। तो सेल की डिस्कवरी की है किसने? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपको सभी का नाम याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक ऐसी डिसीज है जो कि मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है? ऑप्शन में है कैंसर, एड्स, डायबिटीज या ओबेसिटी? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, कैंसर है। देखिए, मोस्ट फेटल नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस मतलब होती है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है कैंसर। वहीं अगर हम बात करें एड्स की, तो ये आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट फेटल इन्फेक्शियस डिसीज है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप जवाब देते एड्स का। कैंसर देखिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर तो नहीं होती है, बट अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो देखिए 2017 में रिपोर्ट किए गए थे कितने सारे लोग जो हैं, 2017 में भी और हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं कि कितने सारे लोग इस तरह की बीमारी से मरते हैं वर्ल्ड वाइड। वहीं हम अगर बात करें एड्स की, तो इसका तो काउंट और भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं एड्स जैसे कंडीशन से। डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी जो है, ये देखिए ये नॉन इन्फेक्शियस
फेटल डिसीज़ नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस भी नहीं है और फेटल डिसीज़ भी नहीं है, क्योंकि इससे ये एक तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है। अगर पर्सन अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो उसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो सकती है, ओबेसिटी भी ठीक हो सकती है, ओबेसिटी में भी मतलब पर्सन जो है लीन हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, बाकी ये दोनों ही हमने डिस्कस की फेटल डिसीज़। क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखिए इसमें से क्या एक तरह का बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं, देखिए नहीं है, जिसकी वजह से डिसीज हो सकती है किसी भी पर्सन को? रेडिएशन, माइकोप्लाज्मा, वायरस या फंगाई? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेडिएशन। देखिए बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है, देखिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ऑप्शन में, माइकोप्लाज्मा, वायरस एंड फंगस, ये तीनों ही क्या है, देखिए बायोलॉजिकल एजेंट माने जाते हैं, बायोलॉजिकल डिसीज कॉजिंग एजेंट। वहीं अगर आप बात करें रेडिएशन की, तो ये फिजिकल एजेंट माना जाता है। फिजिकली देखिए रेडिएशन पे बहुत सारी रेडिएशन होती है, अगर उससे डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है किसी भी पर्सन का, अगर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज़ होता है, तो बहुत सारी डिसीज जैसे जिसमें कैंसर भी होती है, ऐसे डिसीज होने के चांस होते हैं। तो ये एक फिजिकल एजेंट है, फिजिकली अफेक्ट करती है रेडिएशन। और क्या है, देखिए फिजिकल एजेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको सारे ही याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी डिसीज कॉजिंग हो सकती है, किसी हाई प्रेशर स्टेट पे जाने से भी किसी तरह की डिसीज हो सकती है, तो ये सारी फिजिकल एजेंट्स में आते हैं। हीट एंड कोल्ड, तो फिजिकल एजेंट में हमने 4 डिस्कस किए, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड, एंड हमने देखा रेडिएशन। वहीं हमने बायोलॉजिकल एजेंट में हमने देखा माइकोप्लाज्मा, वायरस एंड फंगस। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है। देखिए मैं पूछ रहे हैं, देखिए इसमें आपसे कि इसमें से कौन सी एक ऐसी डिसीज है जो कि एक तरह की कंजेनाइटल डिसीज है? ऑप्शन है देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गॉइटर, क्वाशिकर या सिकल सेल एनीमिया। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, सिकल सेल एनीमिया एक तरह की कंजेनाइटल डिसीज है। अब देखिए कंजेनाइटल डिसीज होती क्या है? ये ऐसी डिसीज होती है जो कि बच्चे को उसके जन्म से पहले ही हो गई होती है। देखिए यहाँ पर बताया है आपको, बिफोर बर्थ। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में था तो किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ गई, किसी तरह का जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। जैसे कि हमें पता है हम सबका जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए, तो उसमें जब माँ के पेट में ही अगर उसके डीएनए में किसी तरह का जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है तब, या उसकी डेवलपमेंट में किसी तरह का डिफेक्ट आ गया है, तो इस तरह के सिकल सेल एनीमिया जैसे कंडीशन हो जाती है। नॉर्मली क्या होती है, देखिए हमारी आरबीसी इस तरह की राउंड शेप में होती है जहाँ जो ऑक्सीजन कैरी करती है और हमारे थ्रू आउट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाती है। बट सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी इस तरह की देखिए सिकल शेप की हो जाती हैं, जिसके कारण अच्छे से ब्लड सर्कुलेट, अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं कर पाती हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो ये हमने देखा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब अगर हम बात करें क्वाशिकर की, तो क्वाशिकर किस वजह से होता है? अगर इन एफिशिएंट प्रोटीन, अगर डाइट में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ये ज़्यादातर उन एरिया में होता है जहाँ माल न्यूट्रिशन होता है, बच्चों को अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, तो देखिए प्रोटीन ना होने की वजह से होता है क्वाशिकर, ये आपको याद रखना है। गोइटर की अगर हम बात करें तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आप हेल्दी थायराइड देख रहे हैं, गोइटर में इस तरह के थायराइड में स्वेलिंग हो जाती है। बात करें अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ अब क्या होती हैं? ये ऐसी डिसीज़ होती है जहाँ पर हमारा बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है, जो हेल्दी सेल्स होती हैं उन्हीं को किल करने लगता है। तो इस तरह की डिसीज़ को कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज़। ना देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नहीं पाई जाती है डिसीज कॉजिंग पैथोजन में? इन्वेसिवनेस, टॉक्सिजेनिसिटी, विरुलेंस या कोऑपरेशन? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, कोऑपरेशन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है डिसीज कॉजिंग पैथोजन की। डिसीज कॉजिंग पैथोजन ऐसे पैथोजन जिनकी वजह से डिसीज होती है, बीमारी होती है। ये कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए इन्वेसिवनेस का क्या मतलब होता है? इन्वेसिवनेस का मतलब होता है कि पैथोजन की कितनी क्षमता है कि वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर पाए और उसके बाद वो ग्रो कर पाए। तो इन्वेसिव मतलब एंट्री इनटू द होस्ट सेल। विरुलेंस की जहाँ तक हम बात करें तो ये होता है, देखिए
कि इस पैथोजन जो एंटर कर गया है होस्ट सेल में, अगर विरुलेंट है तभी वो क्या करेगा, वो डिसीज़ कॉज़ करेगा। अगर वो विरुलेंसी उसमें नहीं है तो वो एंटर करने के बाद भी किसी तरह की डिसीज़, किसी तरह की बीमारी नहीं करेगा। टॉक्सिजेनिसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए कितनी पावर है पैथोजन में कि वो टॉक्सिन रिलीज़ कर पाए खुद से और वो जो होस्ट की सेल है उसको डैमेज कर पाए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टॉक्सिजेनिसिटी। तो तीनों ही प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया। ना देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसी डिसीज़ जो कि क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी या उनके एक्सेस होने के कारण होती है, किस तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होती है, किस तरह के हार्मफुल एलीज के कारण होती है, ये सारे ही मैकेनिकल एजेंट माने जाते हैं क्या किसी भी डिसीज़ को करने के लिए। ऑप्शन है देखिए ट्रू एंड फॉल्स, आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो देखिए ये जितने भी एजेंट अभी हमने आपसे डिस्कस किए हैं, ये मैकेनिकल एजेंट नहीं है, ये किस तरह के एजेंट है, जेनेटिक एजेंट है जो कि किसी तरह की डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। अब देखिए जेनेटिक डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है जो कि हम इनहेरिट करके लाते हैं, फैमिली में काफ़ी लंबे समय से चल ही रही होती हैं ये डिसीज़। कुछ डिसीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो जेनेटिक डिसीज़ है वो है कलर ब्लाइंडनेस। इस तरह की कंडीशन में जो भी पर्सन होता है उसको एक से दो कलर को डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अलग अलग कलर्स वो नहीं देख पाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी कलर उनको नहीं दिखता है, दिखता है कलर, बट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वो कलर्स में। फिर दूसरी हम बात करेंगे डिसीज़ क्या है ये, देखिए एल्बिनिज्म। इसमें क्या होते हैं, देखिए हमारी जो मिलानिन पिगमेंट होते हैं जो कि ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे हेयर्स को, हमारी स्किन में थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है, मिलानिन की वजह से ही होता है, हम सारे इंडियंस जो होते हैं उनकी। तो ये इन कंडीशन में क्या होता है, एल्बिनिज्म में इस तरह के पिगमेंट्स पर्सन की बॉडी में बहुत ही माइन्यूट हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसके कारण इस तरह जैसे पेल वो दिखने लगते हैं उनकी अपीयरेंस। हीमोफीलिया किस तरह की कंडीशन होती है, ये भी एक हमारी इनहेरिटेड कंडीशन ही होती है जहाँ पर ब्लड रुकता ही नहीं है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब भी कहीं आपका कट लगता है तो क्लॉट हो जाता है वो आराम से, बट इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर कहीं भी कट लग गया है तो ब्लड फ्लो रुकेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है इस तरह के केस में। और हम बात लास्ट में बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोस्टली फीमेल्स में होता है, जब किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से दो क्रोमोसोम्स, जो दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम में किस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उनको अपने फ्यूचर में, बेबी बॉर्न करने के समय भी, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आपको डिस्कस किया आपसे सारे ही जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सी एक तरह की डीजेनरेटिव डिसीज नहीं है। ऑप्शन है देखिए हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिसीज या ओबेसिटी। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन डी। ओबेसिटी एक तरह की डीजेनरेटिव डिसीज नहीं है। डीजेनरेटिव डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो कि एजिंग के साथ होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इस तरह की डिसीज देखी जाती हैं लोगों में। ओबेसिटी क्या है, देखिए ये एक तरह की लाइफस्टाइल डिसीज है, डीजेनरेटिव डिसीज में नहीं आती है। हाइपरटेंशन ओल्ड एज पीपल में बहुत ज़्यादा होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है ब्लड वेसल्स में, तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन जैसी प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अल्जाइमर डिसीज़ मतलब यादाश्त कम होना, भूलने लगते हैं लोग अपने ओल्ड एज में चीज़ों को, तो वो होती है अल्जाइमर्स डिसीज़। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से क्या अफेक्ट नहीं करता है आपकी हेल्थ को। ऑप्शन देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन ए। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ को तो अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता इसका हेल्थ से आपकी। आप इंश्योरेंस कराते हैं ताकि जब भी ज़रूरत आपको पड़े, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएँ और बिल्स वगैरह आपको काफ़ी कम देना पड़े। बाकी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो अभी हमने देखा इनहेरिटेड करते हैं बेबी, ये फैमिलीज़ में चले आ रहे होते हैं। इन्फेक्शन मतलब कोई बाहर का एजेंट आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल डिसीज़ बहुत सारी होती हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये सारी ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। कितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, कितना आप हेल्दी खाते हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है आपकी हेल्थ से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी कुछ इसी तरह के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। सो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे। किसी भी तरह का अगर आपके मन में सवाल है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।